Good morning students. Today's topic is again dimensions and dimensional analysis. In previous lecture we have completed how to find dimensions of a physical quantity and also study one property application of dimensional analysis. Now today we study another two properties. Before that we should know what is principle of homogeneity. So according to this principle the dimensions of fundamental physical quantity, कौन सी physical quantity? Fundamental of two sides of physical relation. जो हमारे पास एक physical relation होगा उसकी two sides में, left hand side में और right hand side में, must be same. That is according to this principle अगर हमारे पास कोई फिजिकल रिलेशन फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे रिलेटेड है m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c, लेफ्ट हैंड साइड में डिमेंशंस आ रहे हैं और राइट हैंड साइड में डिमेंशन आ रहे हैं m की पावर x, l की पावर y एंड t की पावर z. देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के डिमेंशंस है a b c x y z, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अगर रिलेशन है कोई हमारे पास ऐसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो ए बी सी जो एम के डायमेंशंस है, एम का यहाँ पे ए है यहाँ एक्स है तो वो आपस में क्या होंगे? इक्वल. ए इज इक्वल टू एक्स, सिमिलरली एज एल के बी इज इक्वल टू वाई एंड सी इज इक्वल टू जेड. अब इसका यूज कैसे होता है तो इसको हम एक डेफिनेशन और लिखते हैं, अनदर डेफिनेशन. Dimensions of every term, dimension of every term on two sides of a correct physical relation must be same. इसे समझते हैं हम तो हम कोई एक रिलेशन लेते हैं फिजिकल. इक्वेशन ऑफ मोशन सभी स्टडी की है 9th क्लास में. तो फर्स्ट एक इक्वेशन रखते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, सभी ने पढ़ी. तो ये फिजिकल रिलेशन हमारे पास है, फिजिकल क्वांटिटीज आपस में रिलेट कर रही हैं. तो इसका बोलने का मतलब है कि डायमेंशंस ऑफ एवरी टर्म यहाँ पे कितनी टर्म्स में 1, 2 एंड 3 ऑन टू साइड्स ऑफ करेक्ट फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम. तो हर एक टर्म का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा. तो वेलोसिटी है ये फाइनल, u इज आल्सो अ वेलोसिटी बट इनिशियल वेलोसिटी, 2 इज कांस्टेंट, a स्टैंड्स फॉर हियर एक्सेलरेशन एंड s स्टैंड फॉर डिस्टेंस. सो वी नो द डायमेंशंस. v का डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी का सभी को पता है, हमने निकाल चुका है LT-1. तो हम इनके डायमेंशंस पुट कर देते हैं स्क्वायर माइनस LT-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का डायमेंशन होता नहीं, एक्सेलरेशन का होता है LT-2 एंड s का होता है l डिस्टेंस का. तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा? l स्क्वायर T-2 फर्स्ट टर्म का डायमेंशन, सेकंड टर्म का डायमेंशन क्या बने? L2 T-2 एंड राइट हैंड साइड में इस टर्म का डायमेंशन क्या बने? L2 T-2. तो यू कैन सी एवरी टर्म के डायमेंशंस क्या आ रहे हैं? सेम. तो मीन्स ये फिजिकल रिलेशन क्या है? करेक्ट है. वैसे हम एक और रिलेशन ले सकते हैं. एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस 80. क्या ये फिजिकली करेक्ट है कि नहीं ये चेक किया जा सकता है. तो इसकी एक नेक्स्ट एप्लीकेशन बनती है डायमेंशन के हमारे पास. तो जो भी फिजिकल रिलेशन करेक्ट होगा डायमेंशनली तो उसके डायमेंशंस ऑफ एवरी टर्म क्या होंगे? सेम. तो एक टर्म ये बनी इसमें v, इसमें एक टर्म u है और एक टर्म फुल ये क्या बनी है 80. यू नो अबाउट द टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन. सो इसका डायमेंशन बनेगा LT-1, u का डायमेंशन भी क्या बनेंगे? LT-1
एक्सेलरेशन के डायमेंशन सभी को मालूम है क्या होते हैं, एल टी माइनस टू एंड टाइम का होता है टी। तो ये तो एल टी माइनस वन ही रहेगा, नो चेंज। इस वाले टर्म का भी एल टी माइनस वन ही रहेगा डायमेंशन फॉर्मूला, एंड इस वाली टर्म का भी, इनको मिला के क्या बन जाएगा, एल तो एल ही रहेगा पर टी की पावर एक हो जाएगी माइनस वन बच जाएगी। तो एवरी टर्म के डायमेंशन क्या बने, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो वी के भी एल टी माइनस वन, यू के भी एल टी माइनस वन, और ए टी के क्या है एल टी माइनस वन। मीन्स ये रिलेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, कोई रिलेशन हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस एस टी मान लेते हैं, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो हम इसके क्या करेंगे, पुट यहाँ पे डायमेंशंस। तो v का डायमेंशन एल टी माइनस वन, यू का एल टी माइनस वन, एस का डिस्टेंस होता है, स्टैंड फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए एल और टाइम के लिए टी। तो यहाँ पे आया एल टी माइनस वन, यू का भी आया एल टी माइनस वन, और इसका आ गया एल टी। तो एवरी टर्म का जो है डायमेंशन सेम, इस टर्म का और इस टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम। बट इस टर्म का डायमेंशन जो है सेम नहीं है, तो डायमेंशनली ये रिलेशन जो है करेक्ट नहीं है। डायमेंशनली रिलेशन इज नॉट करेक्ट। मीन्स ऐसा कोई भी फिजिकल रिलेशन फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, सॉरी इसकी एप्लीकेशन यही बन जाती है। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनलेस इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। तो इसके करने के लिए हमारे पास फॉलोइंग स्टेप्स रहेंगे। फर्स्ट हम करेंगे राइट द डायमेंशन फॉर्मूला इन सीक्वेंस बिलो द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन द गिवन रिलेशन। हम करके देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे। इफ द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स बेस यूनिट्स जो होती हैं, क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एम एल टी ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द फॉर्मूला आर द सेम, देन द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। इफ डायमेंशंस ऑफ द ऑन बोथ साइड्स ऑफ द physical relations are not same, then the given formula is not dimensionally correct. तो एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखेंगे हम। तो फर्स्ट लिखते हैं चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसीज इन केस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। तो इसे चेक करना अब हमने कि रिलेशन जो है फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है। तो इसको करने के लिए हम स्टेप वाइज प्रोसेस यूज करेंगे, वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स, एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, एम स्टैंड फॉर मास, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी, अगेन एम स्टैंड फॉर मास एंड यू स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, वेयर वी इज फाइनल वेलोसिटी एंड यू इज इनिशियल वेलोसिटी। तो फर्स्ट स्टेप जो है हम क्या करेंगे सोल्यूशन करने के लिए, स्टेप वाइज हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी उनके क्या लिखेंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूले। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फर्स्ट फोर्स का लिखेंगे। फोर्स का सभी को मालूम हो, लर्न हो चुका होगा, नहीं है तो निकाल सकते हैं। फोर्स सभी को मालूम करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का m, एक्सेलरेशन का सभी को लर्न है एल टी माइनस टू। तो फोर्स का ये बन जाएगा। नेक्स्ट s, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या होता है, एक लेंथ ही होती है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला है l। नेक्स्ट m मीन्स मास, इसका बनेगा कैपिटल M, वो लिखा जाएगा स्क्वायर बेसिस के अंदर। नेक्स्ट इज v एंड u, इन्हें बोलते हैं हम वेलोसिटी। तो इसको होगा एल टी माइनस वन। तो सभी के हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिए। स्टेप 2 क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे जो गिवन है क्वेश्चन। एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम
यू स्क्वायर। अब इसके बाद हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी के इसके नीचे ही इनके डायमेंशन फॉर्मूलेस लिख देंगे। तो फोर्स का क्या लिखा जाएगा, एम एल टी माइनस 2, डिस्टेंस का एल, हाफ क्या आता है, कांस्टेंट का डायमेंशन होता नहीं फॉर्मूला कोई भी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एम का क्या होता है, मास का एम। अब वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1, बट इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर, माइनस एम एल टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो इसका क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, इधर से सोल्व करके एम 1 ही है, एल 1 है, 1 यहाँ पे भी कितना हो गया, एल की पावर 2, टी एक ही है टर्म, टी माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये बन गया हमारे पास। अब राइट हैंड साइड में ईच टर्म का देखना है, क्या देखना हमने, ईच टर्म का सेम आना चाहिए। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बन जाएगा इसका भी, इसको स्क्वायर कर देंगे, ओपन एल स्क्वायर टी माइनस 2, माइनस इसमें भी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो हर एक टर्म का जो है डायमेंशंस क्या आ रहे हैं, सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एक्सप्रेशन। देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी dimensions of each expression of each term in given equation, dimensions of each term on both side are same, thus given physical relation is dimensionally correct। तो ये प्रोसेस रहेगा इस क्वेश्चंस को करने के लिए, इस डायमेंशनल एनालिसिस के सेकंड एप्लीकेशन को करने के लिए। फॉर्मूला हमारे पास गिवन होगा, हम हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी के क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूलाज, और उनके नीचे उनके डायमेंशनल फार्मूलाज पुट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर एक टर्म के डायमेंशन फार्मूला चेक करेंगे कि वो सेम आ रहे हैं कि नहीं, सेम आते हैं तो मीन्स वो डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन S is equal to ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हमें टेस्ट करनी है कि ये रिलेशन जो फिजिकल रिलेशन ये डायमेंशनली करेक्ट, ये करेक्ट है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम डायमेंशनली करेक्टनेस का एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या रहता है इस केस में सोल्यूशन करने में, हम पहले चेक करते हैं कि जो सिंबल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, यू वेलोसिटी को, टी टाइम को, ए एक्सेलरेशन को। तो अब पहले हम इन सभी के क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले। तो स्टेप 1 में क्या रहता है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए, एस के लिए। एस सभी को मालूम है क्या होता है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न हो चुका है सभी को, एल, यू वेलोसिटी, एल टी माइनस 1, टी फॉर टाइम, टी होता है टाइम का, एंड ए इज फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, जब डायमेंशंस लिख फॉर्मूला से भी फिजिकल क्वांटिटीज के स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम जो फिजिकल रिलेशन दिया उसे लिखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इन सभी के हम डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो एस का होता है एल, अब यू का होता है एल
t-1, टाइम का होता है t प्लस हाफ डायमेंशन लेस होती है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पुट करते हैं हम। ए का एक्सेलेरेशन का भी लिखना है t-2 और टाइम का t का स्क्वायर। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरफ तो एल ही लेगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में फर्स्ट एक्सप्रेशन यू टी का क्या बन जाएगा, t-1 है, t1 है, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो मीन्स टाइम बचा नहीं, एल बचा सिर्फ, प्लस एल t-2, यहाँ t का क्या होगा स्क्वायर, तो t की पावर क्या बन गई 2, यहाँ क्या -2 प्लस 2, ये लिखा जाएगा। फिर यहाँ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में l, दिस साइड आल्सो l, फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकंड टर्म का l, t भी कैंसिल हो गया। तो हर एक टर्म का s का ut का at स्क्वायर का डायमेंशंस क्या निकल के आ रहे हैं, l l l, तो मीन्स हर एक टर्म के डायमेंशंस सेम है, तो मीन्स डायमेंशनली ये रिलेशन क्या है, करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स आर सेम, दस गिवन रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट। सेम लाइन हम ये लिखेंगे हर एक क्वेश्चन में करने के बाद। नेक्स्ट एक और गिवन है हमारे पास, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm over r, where symbol have their usual meaning. V stands for velocity, capital G stands for gravitational constant, M stands for mass, and R stands for radius. नाउ हमें ये चेक करना है कि डिमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो फर्स्ट हमें सभी के सिंबल्स का उनके फिजिकल मीनिंग बता कि फिजिकली क्वांटिटी है क्या। तो फर्स्ट हम उनके सोल्यूशन के लिखेंगे डिमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फर्स्ट वेलोसिटी है, नंबर 1 के यहाँ पे वेलोसिटी v, तो इसका क्या बनेगा, सभी को मालूम है it-1। नेक्स्ट g का हम बाद में लिखते हैं, पहले m का लिखते हैं मास, कैपिटल M ही होता है, r इज थर्ड इज r रेडियस। तो रेडियस भी कोई एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, इसलिए इसका डायमेंशन बनेगा l। अब यहाँ पे पास हमारे पास फोर्थ है g, ग्रेविटेशनल, कांस्टेंट। अब इसका लिखना हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो मुझे मालूम नहीं है क्या है। इफ़ यू डोंट नो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन, लर्न नहीं है आपको, तो इसको लर्न नहीं है तो फाइंड आउट कैसे करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सभी को मालूम है कहाँ पे आता है, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो बस उसी को याद करो, वहीं से डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला सभी को मालूम है, F इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वेयर, ये होता है। तो जी का निकालना है, तो फार्मूला जी का क्या बन जाएगा, यहाँ से जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वेयर ओवर एम स्क्वेयर। तो अब इन सभी के हमें फॉर्मूले पता है, तो जी का फाइंड आउट हो जाएगा। एफ का फोर्स है, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 1, आर रेडियस एल होता है, एल का क्या हो जाएगा स्क्वेयर, एम मास का भी क्या हो जाएगा स्क्वेयर। इसे सोल्व आउट करेंगे हम, तो एम की पावर 2 है, जब ऊपर जाएगी तो एम की पावर 1 है, ये ऊपर जाके -2, 1 - 2 क्या बनेगा, एम की पावर -1, L1 L2 कितना हो जाएगा L क्यूब और t-1। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला है m-1 L क्यूब, t-1 नहीं होता है, t-2 होती है यहाँ पे फोर्स में, क्या आएगा t-2।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशनल फोर्स हमारे पास m-1 L3T-2। अब हम चेक करेंगे ये करेक्ट है कि नहीं। लिख लिए आप फिजिकल रिलेशन लिखेंगे V इज इक्वल टू √2 GM/R। अब सभी के डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या है LT-1 और होल पावर क्या है पूरी और स्क्वायर रूट का मतलब हाफ। 2 का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, G का भी निकाला हमने -1 L3T-2। मास का क्या होता है M और R का क्या होता है रेडियस का लेंथ L। इन सभी को सॉल्व आउट करते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड तो एक राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो m-1 और m क्या हो गया यहाँ से m की पावर क्या होगी 0। L3 है, L नीचे 1 है, जब ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा। -1 होगा तो L में से 3 में से 1 के कितना बचेगा L² और T-2 होल पावर हाफ। तो इसे हम 2 यहाँ दोनों से कॉमन लेते हैं तो L-T-1 स्क्वायर का होल पावर हाफ। 2 से हाफ कैंसिल तो हमारे पास बच के आ गया L-T-1 राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है L-T-1। तो मीन्स इस टर्म का और इस फुल टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहा है सेम। तो मीन्स ये फिजिकल रिलेशन है डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है टू ड्राइव द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। तो इस एप्लीकेशन को सीखने के लिए हम एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास। डिराइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग on a particle of mass m moving with the velocity v in a circle of radius r। क्या बोला ड्राइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सप्रेशन किसके लिए निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो एक्ट कर रही है किसके ऊपर पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो जो गिवन है दिया है उसे हम लिखते चलेंगे जो बोला गया है। तो फर्स्ट बोला है हेयर फोर्स F सेंट्रीपिटल फोर्स बोला है हेयर फोर्स F डिपेंड ऑन अपॉन क्या बोला गया नंबर 1 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मास m ऑफ द पार्टिकल और नंबर 2 velocity of the particle and third radius of the circle radius r of the circle। तो F हम लिखना चाहते हैं सिंबॉलिकली F डिपेंड कर रहा है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन ले लेंगे हम किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है मास वेलोसिटी एंड रेडियस। तो लिख लेंगे मास वेलोसिटी एंड रेडियस। और अगर मास आ रहा है उस फॉर्मूले में तो कितने डायमेंशंस के साथ एंटर कर रहा है वेलोसिटी कितने डायमेंशन के साथ एंटर कर रही है और आर कितने डायमेंशन के साथ एंटर कर रहा है। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है या फोर्स का होता है फॉर्मूला F इक्वल टू ma जिसमें मास 1 टाइम आता है एक्सेलरेशन 1 टाइम। वैसे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। इसमें मास 1 टाइम आता है और v वेलोसिटी कितने टाइम्स एंटर करती है 2 टाइम्स। तो ये कितने टाइम्स एंटर कर रहे हैं मास वेलोसिटी और रेडियस यहाँ पे वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं ये a टाइम्स आ रहा है ये b टाइम्स आ रही है और ये कितनी आ रही है टाइम्स c। अब रिलेशन इन तीनों के इनके f जो है इसके इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो क्या करेंगे
प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे फर्स्ट और क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के एम की पावर ए वी की पावर बी आर की पावर सी। बट के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। के इज डायमेंशन वेयर के इज डायमेंशनलेस या डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोलते हैं इसे। A, B, C are the dimension of mass, B with the dimension of velocity and C with the dimension of radius। तो हम इन्हें फाइंड आउट करेंगे। तो इसे करने से पहले हम इनके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर ये रिलेशन करेक्ट है तो मीन्स इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ईच एक्सप्रेशन के डायमेंशन फॉर्मूले के होंगे सेम। तो उसी एप्लीकेशन को यूज करके हम A, B, C फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू के एम की पावर ए वी की पावर बी आर की पावर सी। तो इनके डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। एफ का डायमेंशन फॉर्मूला सभी को मालूम है, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू के, तो डायमेंशन में होता नहीं है मास का, एम बट पावर क्या है ए। वेलोसिटी का भी मालूम है, एल टी माइनस वन की पावर क्या आएगी होल बी एंड आर इज रेडियस मीन्स लेंथ, उसका डायमेंशन है सी। तो इन्हें हम सोल्व करते हैं। यहाँ एम ए की बार आया तो एम की पावर कितनी यहाँ पे ए, तो एम की पावर क्या बनेगी ए। एल टू टाइम्स यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो एल की पावर बनेगी बी। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, टी की पावर माइनस बी और एल की पावर सी। इसे सोल्व आउट करके हमारे पास बनेगा एम की पावर ए, एल की पावर यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या है सी। तो बेसिस सेम, पावर क्या होती है ऐड, तो एल की पावर बी प्लस सी। वैसे ही टी की पावर क्या बनेगी सिर्फ माइनस बी, क्योंकि टी ए की बार था। तो ये बन गया। अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एम एल टी माइनस टू। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इनके डायमेंशंस भी क्या होंगे, बोथ साइड इक्वल होंगे। मीन्स जो एम के डायमेंशन इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, जो इधर है वो क्या होंगे बराबर। जो लेंथ के डायमेंशन इस साइड है रिलेशन में और इस साइड वो भी क्या होंगे आपस में बराबर। और जो टाइम के डायमेंशन इस साइड है रिलेशन में, इस साइड के क्या होंगे बराबर। तो वो हम लगाएंगे। तो हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सी, मास लेंथ एंड टाइम। ऑफ मास लेंथ, क्योंकि मास लेंथ और टाइम आते हैं रिलेशन में, लेंथ एंड टाइम। वी गेट, हमारे क्या मिलेगा वी गेट, यहाँ से ए और यहाँ पे क्या है वन, तो ए क्या मिलेगा हमारे पास ए इज इक्वल टू वन। ऐसे फाइंड आउट करना हमने ए बी सी की वैल्यू। नेक्स्ट एल की पावर यहाँ पे क्या है वन, इधर क्या है बी प्लस सी, तो यहाँ से क्या मिला हमें बी प्लस सी इज इक्वल टू वन। यहाँ पे टी की पावर क्या है माइनस टू और यहाँ पे टी की पावर क्या है माइनस बी, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू। दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू क्या आ गया टू। तो ए भी मिल गया बी भी मिल गया। अब बी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो दिस इम्प्लाइज टू प्लस सी इज इक्वल टू वन। दिस इम्प्लाइज सी क्या जाएगा वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन। तो सी भी हमने फाइंड आउट के लिए कितना आया माइनस वन। तो ए बी और सी की वैल्यूज हम यहाँ पे रिलेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा एफ इज इक्वल टू के, एम की पावर ए थी तो ये कितना है वन, वी की पावर क्या थी बी कितनी है टू और आर की पावर क्या है सी, तो आर की पावर क्या है माइनस वन। और हम इसे रीराइट कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर ओवर आर।
आगे आने चले तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है और यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का mv²/r which is required expression for the centripetal force, which is required expression for centripetal force. अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इस प्रॉपर्टी को, इस एप्लीकेशन देखने के लिए. सपोज दैट द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन, तो जो ऑसिलेशन है सिंपल पेंडुलम की वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? ऑन नंबर 1 मास ऑफ द बॉब, नंबर 2 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L, नंबर 3 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, एंड नंबर 4 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. Dimensionally show which of the factors have an influence upon the period and in what way. तो हमें देखना है कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. तो हम लेट कर लेते हैं जो टाइम पीरियड के लिए टी मान लेते हैं सिंबल, और जो डिपेंडेंस बताइए क्वेश्चन में किस किसके ऊपर डिपेंड है. नंबर 1 मास बोल रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लेते हैं, मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंड थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो ये सब देखने के लिए हम एक सिंपल पेंडुलम लाते हैं जिसमें ये क्या होती है, ये से बो बोलते हैं हम, जिसका मास m होता है. ये स्ट्रिंग होती है जिसका बो को लटकाया जाता है. इसकी लेंथ l है, इफेक्टिव लेंथ l लेते हैं. अगर ये ऑसिलेशन कर रहा है तो ऑसिलेशन करता हुआ ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा ये, फिर ऐसे जाएगा इस तरफ को, तो ये इसकी क्या होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. इतना एंगल इसने डिस्प्लेस किया, इसे हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इस बॉब के ऊपर लग रही है. तो हमारे पास दे दी है सारी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर टाइम पीरियड जो इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो हमें मालूम नहीं मास के ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर कितना है, जी के और थीटा के ऊपर कितना है. तो हम मान लेते हैं इसके A, B, C एंड D ये दे दिया. तो हम इसको लिखते हैं, और वी कैन राइट T इज इक्वल टू K, प्रोपोर्शनैलिटी को उड़ा देते हैं हम, M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C एंड थीटा की पावर D. फर्दर मोर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है थीटा, ये डिमेंशन लेस होता है, इसकी भी कोई डिमेंशन नहीं होते हैं. तो T इज इक्वल टू K, थीटा की पावर D, M की पावर A, L की पावर B एंड G की पावर C. इसे भी हम क्या लिख लेंगे, एक कांस्टेंट ही बनेगा इन दोनों को मिला के, तो रिप्लेस करके हम इसे कांस्टेंट से लिख लेते हैं. T इज इक्वल टू K डैश M की पावर A, L की पावर B एंड G की पावर C. तो मीन जो टाइम पीरियड है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा, कि डिमेंशन लेस था. तो रिलेशन जो है सिर्फ इनके ऊपर ही डिपेंड करेगा. डिपेंडेंस चेक हम आगे करेंगे. तो इसको करने के लिए हम फर्स्ट लिखेंगे डिमेंशन फॉर्मूले सभी की. तो फर्स्ट हमारे पास टाइम पीरियड T. T के डायमेंशंस क्या होते हैं, टाइम के सभी को मालूम है T. नेक्स्ट मास, मास के सभी को मालूम है क्या होते हैं M. नेक्स्ट लेंथ L, लेंथ के मालूम है सभी को होता है कैपिटल L होता है लेंथ. एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ड्यू टू ग्रेविटी G, इसके सभी को मालूम है क्या होते हैं एक्सेलरेशन के जो होते हैं LT-2. तो सभी के आगे हमारे पास. अब हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, हम पुट कर देते थे, इक्वेट करते थे. तो गिवन क्या था, T इज इक्वल टू K डैश M की पावर A, L की पावर B एंड G की पावर C. तो यहाँ पुट कर देंगे डायमेंशन टाइम के T
ये तो डिमेंशन होते नहीं मास के, m की पावर a, l की पावर b एंड g के डिमेंशन फॉर्मूला LT माइनस 2 की पावर c। यहाँ पे ना m है ना l है, तो नहीं है, तो मीन्स m कितना प्रेजेंट है यहाँ पे 0 टाइम्स, l भी कितना टाइम्स प्रेजेंट है 0 टाइम्स एंड टाइम 1 टाइम्स। यहाँ सोल्व करेंगे m की पावर a, l की पावर b, इसको सोल्व करके बनेगा l की पावर c और t की पावर माइनस 2c। तो इसे सोल्व आउट करेंगे तो बन जाएगा m यहाँ पे एक ही है तो m की पावर a ही रहेगी, l यहाँ पे एक पावर b और एक l की पावर c है, तो क्या बन जाएगा l की पावर b प्लस c और टाइम की बन जाएगी माइनस 2c। m0 l0 t1। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये डिमेंशनल रिलेशन क्या होगा, करेक्ट। तो हर एक टर्म के, हर एक फंडामेंटल यूनिट के डिमेंशंस क्या होंगे, सेम। सो ऑन कंपेयरिंग dimensions of each fundamental unit on both sides we get, क्या मिलेगा हमें, यहाँ ए है एम का, यहाँ पे एम की पावर क्या है 0, तो ए क्या मिल गया हमारे पास 0। यहाँ एल की पावर क्या बी प्लस सी और इधर क्या है 0, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। यहाँ टी की पावर क्या है 1 और यहाँ पे टी की पावर क्या माइनस 2c, तो माइनस 2c क्या मिल गया इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज सी क्या आ गया यहाँ से माइनस हाफ, सी की वैल्यू आ गई, इस वाले में पुट करेंगे वर्ब में, तो हमारे पास क्या आएगा b माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज b क्या आ जाएगा हाफ। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम ए बी सी की वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर देंगे, इसको 1 दे दिया करो हमेशा, नहीं पुट करने से रहेगा। सो 1 इम्प्लाइज t इज इक्वल टू के डैश m की पावर a कितना है 0, l की पावर b कितनी है हाफ एंड g की पावर क्या है c माइनस हाफ। तो m 0 हो गया, तो t इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास k डैश l की पावर हाफ और g की पावर b हाफ, तो क्या बनेगा l की पावर हाफ, माइनस है तो नीचे चला जाएगा, पावर क्या बनेगी हाफ, और हाफ का मतलब होता है क्या स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा k डैश अंडर रूट l अपॉन g। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास आ गया t डैश इज इक्वल टू k डैश अंडर रूट l अपॉन g। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि dimensions show which of the above factor have an influence upon the period and in what way। तो फैक्टर्स हमारे पास दिए थे थीटा, मास, लेंथ एंड जी। तो इनका इफेक्ट क्या है टाइम पीरियड, तो इफेक्ट सिर्फ किस किस का निकला, रिलेशन में कौन कौन आए टाइम पीरियड में, टी डैश में टी है, टाइम पीरियड में जो रिलेशन आया उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज बची, एक लेंथ और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मीन्स टाइम पीरियड जो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, मीन्स इनका टाइम पीरियड के ऊपर किसका इफेक्ट है लेंथ का और जी का, ना मास का इफेक्ट है ना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो लेंथ का इफेक्ट कैसे है, टाइम पीरियड जो लेंथ के ऊपर डिपेंड कैसे कर रहा है, तो वो डिपेंड कर दस द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा लेते हैं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल अपॉन जी। ये बन गया प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या अंडर रूट एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन में है इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and is independent of the mass of the bob and angular displacement. Try to solve all these numericals, conversion of one system of units into another 1 to 11. If
you are not able to find solution, go to my email ID, connect with me and get solution for all these problems. Thank you friends, enjoy the lecture. My email ID and WhatsApp number are given.